पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। खेल समझिए में आज हम बाबा से जानेंगे कि तीसरे चरण से ठीक पहले बज गई पगली घंटी। शेष 31 सीटों में किस किस सीट पर लगा ग्रहण। बाबा, तीसरे चरण से ठीक पहले पगली घंटी बज गई है, इससे क्या समझे? देखिए, ये जो पगली घंटी वाली बात है जी, ये आप देखते हैं कि कभी भी जब संकट आता है ना जी, तो ये घंटी बजती है। चाहे जिस तरह का भी संकट हो, इसके जी। लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। सरकार की तरफ से भी घंटी लगाई गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, इस चुनाव के बीच में ये पगली घंटी 2 चरण के बाद बजना और तीसरे चरण के ठीक पहले कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड में है। और ये अलर्ट मोड सिर्फ एक के लिए नहीं है, एक तरफ जो सत्ता में है उनके लिए भी है और दूसरी तरफ जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो इस पगली घंटी का मतलब हुआ कि आप अलर्ट मोड में आ जाइए। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल की शुरुआत हो रही थी जी, और जब ये फीडबैक आ गया कि कोरोना पूरी तरह से चपेटेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी कि सब कोई अपने छत पे जाइए और घंटी, थाली जो आपके पास है वो बजाइए। जी, दैट मीन्स कि अलर्ट हो जाइए कि पगली घंटी बज गई है। अब आपको यहाँ से अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये बातें शुरू हुई। इससे आगे अब बढ़ते हैं। पहले और दूसरे चरण के बाद बजने का मतलब आप समझ रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह से जनता ने कम वोट किया है, वोटिंग प्रतिशत घटा है, कारण जो कई बताए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसके घटने से एक बात तो साफ है कि अलर्ट मोड में दोनों ही खेमे चले गए हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन। पहले चरण में 19 अप्रैल को जो चुनाव हुए उसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पे चुनाव हुए थे जी, जिसमें बिहार के 4 थे। सीटों पे चुनाव हो गए, वोटिंग प्रतिशत घट गया। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, दोनों तरफ दावेदारी हो रही है जी। लेकिन आपको याद होगा कि हमने एक खबर किया था जिसमें बताया था कि वोटिंग प्रतिशत घटने का मतलब क्या होता है, बढ़ने का मतलब क्या होता है जी। घटने से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। वही बात दूसरे चरण में हुई। सरकार बहुत अलर्ट हुई कि पहले चरण में जो वोट का प्रतिशत घटा उसको दूसरे चरण में ठीक कर लिया जाए। लेकिन यहाँ भी जब 26 अप्रैल को चुनाव हुआ, 13 राज्यों में चुनाव थे, 88 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें बिहार में भी 5 सीटों पर चुनाव हुए थे, तब भी बहुत ज़्यादा उत्साह वोटरों में नहीं दिखा। अब इसके बाद तीसरे चरण के वोट की तिथि तय हो गई है। 7 मई को वोटिंग होने हैं। 7 मई को 12 राज्यों के 94 सीटों पे चुनाव होना है, जिसमें 5 सीट बिहार में है। अब इसके बाद अगर वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो निश्चित रूप से चिंता का कारण होगा। इसीलिए एक तरफ जहां पगली घंटी सरकार की तरफ से बची है, चुनाव आयोग विभिन्न तरह से आप देखिए कि लोगों को अवेयर कर रहा है, विभिन्न तरह के प्रोत्साहन दे रहा है, वोट के महत्व को बता रहा है। हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई अपने पोलिंग बूथ पे जाइए, वोट दीजिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है, सरकार आपको बनानी है। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो बिहार की चर्चा है, बिहार में 9 सीटों पे वोटिंग हो गई है जी। टोटल 40 सीट है। 31 सीट पर ग्रहण की बात हम क्यों कह रहे हैं जी? तो इस ग्रहण में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नेक्सस बनाया था चुनाव से ठीक पहले। तिथियों की घोषणा हो रही थी, इसी बीच में तैयारियां सब चुनाव आयोग कर रहा था, चुनाव आयोग ने मीटिंग भी कर लिया था। तब तक बिहार में सरकार महागठबंधन की चल रही थी जी। चुनाव आयोग की मीटिंग होने के बाद अचानक से नीतीश कुमार रातों रात फैसला लेते हैं कि वो अब महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए के साथ जाएंगे। और यहाँ से एक शेड्यूल चेंज हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी बिना किसी हिल हुज्जत के नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिया। इसके पीछे के कई कारण थे। कारण ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 400 के पार इस बार हम जाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये नारा जो है काफ़ी तेज़ी से आगे आया था। आज से लगभग 3 महीना हमने खबर किया था पहले। मुझे याद है कि अगर वो मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो ये खबर हमने किया था लगभग आज से 3 महीना पहले, जब चुनाव की सुगबुगाहट चल रही थी, तब हमने खबर किया था। और हमने खबर करके ये स्थापित करने की कोशिश की थी कि इसका मायने क्या होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 सीट पार के बाद जो बात कहा है, उसके पीछे की रणनीति क्या है। नॉर्थ से साउथ जाने की बात हो रही थी। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने कल ही खबर किया था कि जो सीटें हैं उसमें से पहले राउंड में जो
चुनाव हुए हैं, उसमें 102 सीटों पर 49 बीजेपी के पास था और 45 यूपीए के पास था। ये 2019 की बात कर रहे हैं। अगर बात करें सेकंड राउंड की तो 88 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी के पास थी, 58 सीटें एनडीए के पास थी और कांग्रेस के पास 21 और 9 अन्य के पास, यानी 30 सीटें जो थी वो 2019 में सेकंड राउंड में कांग्रेस के पास थी। इस बार परिस्थितियां बदल रही हैं। 9 सीटों के चुनाव के बाद दोनों दावेदारी कर रहे हैं कि 9 हमारी है, 9 हमारी है जी। हालांकि बहुत आसान नहीं है ये कह देना किसी भी पक्ष के लिए कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि वोटिंग का प्रतिशत घटा है तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। या तो क्लीन स्वीप हो सकता है, या 50-50 भी हो सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी भी लागू हो सकती है और नीतीश कुमार को साथ लेने का घाटा भी हो सकता है। बिल्कुल। इसी अगर कसौटी पर हम 31 सीटों को कसते हैं तो आप तीसरे चरण में आइए। तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ जो वोटिंग का ट्रेंड है, जिसमें झंझारपुर अगर जाते हैं आप तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, एक तो मंडल, दूसरे ब्राह्मण, और यहाँ वैश्य की भी संख्या अच्छी है। यहाँ लड़ाई कड़ी है। यहाँ पर जेडीयू ने अपने पुराने उम्मीदवार पर भरोसा किया है, रामप्रीत मंडल पर, तो वहीं सुमन महासेठ जो है उनको नया दिया गया है, नया उतारा गया है और इन पर काफ़ी भरोसा कर रही है राष्ट्रीय जनता दल। माफ़ कीजिएगा, वीआईपी, क्योंकि वीआईपी का ये सीट है। मधेपुरा में यादवों का वर्चस्व है, यहाँ यादव वर्सेस यादव चल रहा था, उसको तरजीह दी गई है। बात करें सुपौल की तो सुपौल में भी यादव ही निर्णायक भूमिका में है, लेकिन यहाँ अन्य जाति भी उस पर अपना वर्चस्व रखती है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ चंद्रहास चौपाल हैं जो आरजेडी से हैं, दलित समाज से आते हैं, दिलेश्वर कामत हैं, और यहाँ पर वैद्यनाथ मेहता तीसरा एंगल पैदा कर रहे हैं। अररिया की बात करें तो यहाँ सीधी लड़ाई है, हिंदू वर्सेस मुसलमान को करने की कोशिश की जा रही है। प्रदीप कुमार हैं और शाहनवाज हुसैन हैं। बात करें खगड़िया की तो यहाँ भी लड़ाई कड़ी हो गई है। राजेश वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से सीपीएम को दिया गया है, जो संजय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, कुशवाहा की संख्या वहाँ अधिक है। अब इस बात को लेकर के यहाँ खगड़िया में भी निर्णायक भूमिका में यादव ही हैं। इसके अलावे अगर बात करें चौथे चरण की तो दरभंगा में 13 मई को चुनाव है। यहाँ ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है। उजियारपुर की बात करें तो यहाँ कुशवाहा और यादव ये 2 निर्णायक भूमिका में हैं। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ दुसाधों की संख्या वही निर्णायक भूमिका में रहते हैं, रिजर्व सीट भी है। बेगूसराय की बात करें तो यहाँ भूमिहार निर्णायक भूमिका में है। मुंगेर में भी भूमिहार ही निर्णायक भूमिका में है, लेकिन यहाँ भी अशोक महतो की पत्नी को खड़ा करके कहीं ना कहीं एक एंगल देने की कोशिश की गई है। यानी कि जो हम बताते जा रहे हैं, हमने 4 चरण बता दिया। 5वें चरण की बात करें तो सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ भी यादव निर्णायक भूमिका में है, लेकिन यहाँ वैश्य का जो वोट था, अति पिछड़ों का जो एक सामंजस्य है, जिसमें पिछड़े समाज के वैश्य समाज से ये सीट छीन लेना, कहीं ना कहीं वैश्य समाज के लोगों में नाराजगी है। लेकिन यहाँ निर्णायक भूमिका में जैसा कि हमने बताया कि यादव रहते हैं। 20 मई को यहाँ चुनाव होना है। यहाँ भी देवेश चंद्र ठाकुर हैं और अर्जुन राय पर भरोसा किया गया। अर्जुन राय पहले भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, जो आरजेडी से हैं। बात करें मधुबनी की तो यहाँ भी यादव और ब्राह्मण मिलकर के निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अशोक यादव वर्सेस अली अशरफ फातमी है, यानी कि यहाँ भी लड़ाई कड़ी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ भूमिहार निर्णायक भूमिका में है और निषादों का भी अच्छा खासा वोट है। जो पिछली बार 2019 में हारे थे वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो जीते थे वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। उनका टिकट इस बार कट गया था। सारण की बात करें तो यहाँ की लड़ाई तो आपको पता ही है क्या हुई है। यहाँ रोहिणी आचार्य जो अपने पिता को किडनी दी हैं, उस भरोसे पर वो चुनाव मैदान में है। वो एक बड़ा उनके लिए कहा जाए तो एक बड़ा पॉइंट है, जहाँ लोग जो हैं उन पर बेटी होने के नाते उन्होंने जो त्याग किया है उस पर अड़े हुए हैं। तो वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर कई बार कब्जा उन्होंने किया है, वो भी काफ़ी मजबूत है। हाजीपुर की बात करें तो यहाँ सीधे चिराग पासवान है और श्री चंद्राम के बीच में लड़ाई है। चिराग पासवान जब यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे तब उनका ग्राफ बहुत हाई था जी, लेकिन कल जो नामांकन उनका हुआ, आप लोग तो उसमें शामिल थे ही, नामांकन में जो उत्साह में थोड़ी कमी आई वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि चिराग पासवान को हाजीपुर में अगर चुनाव जीतना है, रिकॉर्ड ब्रेक करना है जो पहले से वो कहते आ रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और उनके समर्थकों को भी विशेष रूप से पोलिंग बूथ तक जाना पड़ेगा, नहीं तो मामला यहाँ भी अटक सकता है। बात करें अगर छठे चरण की तो छठे चरण में वाल्मीकि नगर 25 मई को, यहाँ भी सुनील कुशवाहा जो पुराने हैं उन पर, और यादव का भी यहाँ वर्चस्व है, तो दीपक यादव को यहाँ आरजेडी ने खड़ा किया है। पश्चिम चंपारण तेली विशेष
ये क्षेत्र है, यहाँ वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जहाँ संजय जायसवाल है और मदन मोहन तिवारी यहाँ से ब्राह्मण को दिया गया है, जो यहाँ निर्णायक भूमिका में है। मोतिहारी की बात करें तो राधा मोहन सिंह, राजेश कुशवाहा यहाँ वीआईपी से हैं, इनके बीच में कुशवाहा समाज का भी वहाँ अच्छा खासा वोट है। राधा मोहन सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार कहा जा रहा है तुम्हारा टिकट कटेगा। बात शिवहर की करें तो लवली आनंद और रितु जायसवाल बिल्कुल फ्रेश चेहरा दोनों हैं, और यहाँ लड़ाई जो है वो सीतामढ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि यहाँ से भी उम्मीदवार बदला गया रमा देवी को, वो भी आती थी वैश्य समाज से, और यहाँ रितु जायसवाल को उतार करके कहीं ना कहीं एक गेम किया है राष्ट्रीय जनता दल ने। बात वैशाली की करें तो वैशाली में वीणा देवी वही पुरानी जो है उम्मीदवार एलजेपी की, जो नाराज चल रही थी, जो आपको याद होगा कि चली गई थी चाचा के साथ, लेकिन फिर उनको एक मौका फिर से मिला है चिराग पासवान के द्वारा। यहाँ मुन्ना शुक्ला को दिया गया है, यहाँ भूमिहार और राजपूत का वर्चस्व है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ कौन निर्णायक भूमिका में आता है। दुसाधों का एक बड़ा यहाँ जत्था है जो निर्णायक भूमिका में रहता है। इसके अलावे अगर बात करें गोपालगंज की तो ये रिजर्व सीट है। गोपालगंज में यादवों का प्रभाव रहा है, यहाँ डॉक्टर आलोक सुमन पुराने जो सांसद हैं वो हैं, यहाँ पर प्रेमनाथ चंचल को दिया गया है, रिजर्व सीट है, वीआईपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। सिवान की बात करें तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जेडीयू की तरफ से विजय लक्ष्मी, यहाँ भी उम्मीदवार बदला गया है। तो वहीं अवध बिहारी चौधरी जो काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, यहाँ मुस्लिम और यादव का एक अच्छा वर्चस्व है, तो कुशवाहा भी निर्णायक भूमिका में। तो वहीं हिना साहब भी यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला दे रही हैं, और इस बार उनका ग्राफ चूंकि किसी पार्टी से नहीं है तो उनको देखा होगा आपने कि भगवा पहन करके भी आई हैं, खास करके हिंदू समाज के लोग उनसे बहुत ज़्यादा इस बार कनेक्ट हुए हैं। गणेश की पूजा उन्होंने की है। ये सारी चीज़ें देख करके लगता है कि जो 31 सीटों में बाकी के सीट हैं, बाकी जो 8 सीट बच रहे हैं जो 7वें चरण में, नालंदा यहाँ 1 जून को चुनाव होना है, यहाँ कौशलेंद्र कुमार पुराने हैं, तो वहीं संदीप सौरभ को मौका दिया गया, युवा हैं, CPI-ML के उम्मीदवार हैं। अगर बात करें पटना साहिब की तो यहाँ रविशंकर प्रसाद पर भरोसा एक बार फिर से किया गया है, और यहाँ कांग्रेस के अंशुल हैं, जो अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के पुत्र हैं, और युवा होने के नाते वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आए हैं, कैसे रोजगार होगा, कैसे क्या होगा, कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा, ये एक बड़ी फैक्टर है। उसके बाद पाटलिपुत्रा की बात करें, रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती है। इस बार मीसा भारती का ग्राफ थोड़ा हाई लग रहा है क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रही हैं, और 10 साल के बाद हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी रामकृपाल यादव पर लागू हो। आरा की बात करें तो RK सिंह, कोई लड़ाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यहाँ एक सीट है जिस पर यह दावा किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा हाई लेवल पे है, हालांकि चुनाव के समय में क्या परिस्थितियां बदलेंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। बक्सर की बात करें तो यह ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई है। इसमें मिथिलेश तिवारी भाजपा के हैं, इनका ग्राफ भी हाई नजर आ रहा है, क्योंकि अंततः ब्राह्मणों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को इस बार वोट भी सीट भी कम दिया गया है, तो ब्राह्मणों के पास ऑप्शन नहीं, इसलिए मिथिलेश तिवारी की तरफ ही जाना होगा। अश्विनी चौबे के साथ भी यही होता था, अंत में आखिर वही जाता था लोग। उसके बाद सवर्णों के पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो वोट सुधाकर सिंह को दे देते हैं तो सुधाकर सिंह का वोट जाया हो जाता है। सुधाकर सिंह हालांकि कॉन्टेस्ट में है, इनके पिता भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2 सवर्ण यहाँ, एक सवर्ण और एक पिछड़ा समाज से, यादव समाज से ददन यादव खड़े हैं। इसको लेकर के भी यहाँ का मामला अटका हुआ दिखाई दे रहा है। सासाराम की बात करें तो ये रिजर्व सीट है, यहाँ से शिवेश राम को बदला गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, नया चेहरा लाया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने मनोज कुमार पर भरोसा किया है। अगर बात करें काराकट की तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कि सुप्रीमो है RLM के, यहाँ भी लड़ाई त्रिकोणीय होने की संभावना पूरी बताई जा रही है। राजा राम कुशवाहा हैं, 2 कुशवाहा के बीच में एक राजपूत आ गए हैं, और राजपूत यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ निर्णायक भूमिका में तो कुशवाहा समाज के लोग भी हैं, लेकिन इस लड़ाई में अगर ये दोनों लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो पवन सिंह हैं उनका ग्राफ घटता बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, हालांकि अब तक देखा होगा आपने कि कई फिल्मी स्टार जो हैं वो जाते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ की लड़ाई थोड़ी अलग है। यहाँ पवन सिंह को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पवन सिंह कहीं ऐसा ना हो कि उनको बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाए और बैठ भी जाए। इसके अलावा अगर बात करें जहानाबाद की तो जहानाबाद में भी लड़ाई कड़ी थी, पिछले 2019 तक देखे हैं, लेकिन अचानक से यहाँ की लड़ाई जो है वो 2 खेमे में बट गई है। पिछले बार 3 खेमे में बटी थी, इस बार 2 खेमे में बट गई है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी यहाँ से थोड़ा सा अपर एज लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वो सांसद भी हैं
और अपनी पुरानी बातों को लेकर के जो उनको 5 साल के अनुभव के बाद प्राप्त हुआ उसको लेकर के वो जनता के सामने जा रहे हैं कि 5 साल में हमारा जो अनुभव हुआ वो हमने देख लिया। गांव-गांव जाकर के लोगों से कह रहे हैं कि इस गांव की एक कमेटी बना लीजिए, जो इस गांव की समस्या होगी वो उस कमेटी के थ्रू हमको बताइए और हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में सुरेंद्र यादव उनके विरोध में है। सुरेंद्र यादव भी काफ़ी कद्दावर नेता हैं, कई टक्कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला भी त्रिकोणीय चतुष्कोणीय होना है, क्योंकि यहाँ भी निर्णायक भूमिका में जहाँ एक तरफ यादव हैं वहीं दूसरी तरफ भूमिहार समाज भी अच्छा खासा यहाँ प्रभाव रखता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो तीसरे फेज के चुनाव के बाद बाकी के जो 31 सीट हैं बिहार के वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में हैं और कहीं ना कहीं इन पर ग्रहण लगा हुआ है। जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बाबा एक प्रश्न मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था कि ऐसा जैसा देखा जा रहा है कि अभी वोटिंग परसेंटेज में कमी आ रही है, कहीं इसके पीछे ये भी तो कारण हो सकता है कि जो मतलब जनता है जिसे अपने नेता के तौर पर देखना पसंद करती थी उन लोगों को टिकट नहीं मिला, ये भी तो इन्फ्लुएंस कर सकता है चीज़ों को। ये कोई देखिए, आप हर किसी को टिकट दे नहीं सकते हैं जी, उसके लिए एक कमेटी होती है। 100 लोग अगर दावेदार हैं तो उसमें से छांट करके पहले 50 आते हैं, 50 से फिर 25 होता है, 25 से फिर 10 होता है, 10 से फिर 3 होता है और 3 में से चुना जाता है कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा जी प्रबल दावेदार है। हो सकता है कि इसमें पार्टियों से कुछ गलती होती हो, कुछ इन्फ्लुएंस भी होता हो, लेकिन अंततः विन विन कंडीशन वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से परसेप्शन बना हुआ था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अपने उम्मीदवार चेंज करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो निश्चित रूप से विन विन कंडीशन वाले जो उसको टेस्ट ट्रायल किया हुआ था जी, तो निश्चित रूप से उस पर भरोसा ज़्यादा होता है। और यही स्थिति है कि हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि 9 सीटों पर कड़ी टक्कर है, तो 31 सीट का भी बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। आंकड़े भी जो आए हैं, जो हमने सर्वे रिपोर्ट निकाले हैं उसका भी हवाला हमने दिया है। ये सर्वे रिपोर्ट में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि क्लीन स्वीप कर ले। जी, तो अभी आपने देखा कि खेल समझिए में बाबा ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि जो शेष बचे हुए 31 सीट जो है बिहार में जिस पे चुनाव होने को है वो लगभग अभी कड़े टक्कर में देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में इसमें किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा हल्का, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।